हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डेल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम के बारे में बताया था। अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो सिंड्रोम है वो है कैपग्रास सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपने फैमिली पर्सन्स को अननोन मानता है। मीन्स वो ऐसे दिखाता है कि उनको वो जानता नहीं है। दैट इज़ कैपग्रास सिंड्रोम। मीन्स फेमिलियर थिंग्स के साथ वो अनफेमिलियर हो जाता है, वो कैपग्रास सिंड्रोम है। दूसरा होता है फ्रेगोली सिंड्रोम। दैट इज़ जस्ट अपोजिट टू द कैपग्रास सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो अननोन पर्सन है उनके साथ वैसे दिखाता है कि मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, काफ़ी अच्छा जानकारी है, काफ़ी अच्छी उठ बैठ है। दैट इज़ फ्रेगोली सिंड्रोम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इसमें पेशेंट खुद को तो खुद ही मानता है, लेकिन दूसरों की पहचान उसके लिए बदल जाती है। ये दोनों आते हैं कैपग्रास और फ्रेगोली में। तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे के तीन, वो तीनों पेशेंट से खुद से रिलेटेड होंगे। जिसमें सबसे पहला है इंटरमेटामॉर्फोसिस। इंटरमेटामॉर्फोसिस इसमें क्या होता है कि पेशेंट जैसे ऐसा समझता है कि यदि किसी ने मेरा नाम या मेरी पहचान का पता लगा लिया, उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो मुझे मार सकते हैं। ये एक क्या है, एक हाइपोथेसिस बन जाता है उसके अंदर। देन पेशेंट क्या करता है कि खुद की पहचान भूल जाता है। इसी प्रकार की ये इस कंडीशन में होता है कि इंटरमेटामॉर्फोसिस में पेशेंट अपनी पहचान को भूल जाता है, उसके दिमाग से साफ हो जाती है वो डर के मारे, और फिर पेशेंट अपने आप को बता नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। तो ये होता है इंटरमेटामॉर्फोसिस। मिरर सेल्फ मिस आइडेंटिफिकेशन, यह दूसरा टाइप है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट सोचता है कि ये मैं तो केवल मिरर इमेज हूँ, मेरा जो ओरिजिनल वर्जन है वो तो और कहीं है और दूसरा है। दैट इज़ मिरर सेल्फ मिस आइडेंटिफिकेशन। द नेक्स्ट वन इज़ द रीडुप्लीकेशनल पैरामनेशिया। रीडुप्लीकेशनल पैरामनेशिया ये होता है जिसमें पेशेंट जैसे सपोज वो घर पे रह रहा है, लेकिन वो इस बात को इनकार कर देता है कि वो घर पे रहता है। तो ये होता है रीडुप्लीकेशनल पैरामनेशिया। मीन्स वो अपनी जो कंडीशंस है उनको वो भूल जाता है, अपने सराउंडिंग को भूल जाता है। दैट इज़ रीडुप्लीकेशनल पैरामनेशिया। ओके फ्रेंड्स, ये हमने डेल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम के बारे में कंप्लीट किया है। उसके आगे अब हम शुरू करते हैं पोजेसन ऑफ थॉट डिसऑर्डर। थॉट डिसऑर्डर की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में देखा था इंसर्शन, विड्रॉल और ब्रॉडकास्ट। इसके बारे में मैंने बताया था, आप उसको देख सकते हैं, आइडिया हो जाएगा इससे आपको। तो अब देखते हैं, इसमें दो टर्म आती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑब्सेशन अलग चीज़ है, कंपल्सन अलग चीज़ है। ऑब्सेशन का मतलब है कि कोई चीज़ बार बार दिमाग में आती है, दैट इज़ ऑब्सेशन। एंड कंपल्सन उस जो दिमाग में चीज़ आ रही है उसके लिए जो बिहेव करना है, और वो कंपल्सरी हो जाता है। मीन्स वो करेगा तभी उसको चैन मिलेगा, उसकी एंग्जाइटी रिलीव होगी, तो वो आता है कंपल्सन डिसऑर्डर। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, मोस्ट कॉमन पूछ सकता है आपको, डर्ट एंड कंटामिनेशन। दैट क्रिएट्स पैथोलॉजिकल डाउट। उसको ऐसा लगता है बैठे बैठे हाथ गंदे हो गए, हाथ धोने चाहिए, जबकि उसने किसी को छुआ भी नहीं है। दैट इज़ ऑब्सेशन। ऑब्सेशन एक थॉट डिसऑर्डर है। अब कंपल्सन उसके लिए जैसे बार बार हाथ धोएगा, वो क्या है, एक बिहेवियर डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अलावा कंपल्सन के और टाइप देख सकते हैं आप, जो होते हैं चेकिंग, बार बार ताला चेक करना, किसी चीज़ को छूना, कुछ बार बार काउंटिंग करना, ये सब आते हैं कंपल्सन में। आपको कल क्लियर होना चाहिए, ऑब्सेशन थॉट डिसऑर्डर है, कंपल्सन बिहेवियर डिसऑर्डर। ओसीडी एक थॉट बिहेवियर डिसऑर्डर है। ओके, दोनों कॉम्बिनेशन है। इसीलिए सबसे कम जो पूछते हैं, सबसे कम कॉमन होता है वो होता है एग्रेसिव सेक्सुअल थॉट और इंट्रूसिव थॉट, जो बार बार आ रहे हैं ना, ऐसे थॉट बहुत कम होते हैं। डर्ट एंड कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ऑब्सेशन क्या होता है इसको हम देखते हैं। ऑब्सेशन में खुद के ही थॉट आते हैं, कोई दूसरा नहीं डालता उस चीज़ को, और वो इरेशनल हो सकता है। इरेशनल का मतलब हो सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं। इरेशनल का मतलब बैठे बैठे ही कहीं टच नहीं किया और उसको लग रहा है हाथ गंदा हो रहा है, तो ये है ऑब्सेशन। अब देखिए इससे क्या हो जाता है, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पूछेगा नहीं इस चीज़ को, लेकिन फिर बता देता हूँ कि जो ईगो है वो डिस्टोनिक हो जाता है। ईगो, ऐसा लगता है कि यार मेरे हाथ गंदे हो गए तो मेरे को कुछ हो सकता है, तो उसको खुद के ईगो को हर्ट हो रहा है, इसलिए वो उसको कंप्लीट करने के लिए वो ऐसा बिहेव करता है। यदि ईगो सिंटोनिक है, सिंटोनिक का मतलब जैसे सपोज वो गंदा का मिट्टी का काम कर रहा है और उसे लगता है कि हाथ गंदे हो गए, तो वो वेलकम उस चीज़ को करेगा,
तो ये दोनों हैं, यदि डिस्टोनिक होगा तो कंपल्सन करेगा, और ईगो सिंटोनिक है तो उसको तो भी वो करेगा, लेकिन वो पेशेंट होगा जब जब ईगो डिस्टोनिक है, मतलब ईगो डिस्टोनिक हो जाएगा तभी पेशेंट कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो थॉट आएंगे वो हमने देखा खुद के होंगे, इरेशनल होंगे, बार बार आएंगे, रिपीट होता रहेगा। पेशेंट सोचता है कि थॉट नहीं आए लेकिन फिर भी आता रहता है। और डिस्ट्रेस, इससे क्या होता है, डिस्ट्रेस कब होता है, जब 1 घंटे से ज़्यादा आए और 2 वीक तक आए लगभग, ऐसी चीज़ चलती रहेगी। हर 2 वीक तो हो ही जाता है, एक ही चीज़ बार बार दिमाग में आती तो हर कोई पागल हो जाता है, तो इस हिसाब से उसको भी थोड़ा असर पड़ जाता है। और पेशेंट एंजॉय नहीं कर पाता उस चीज़ को, वो सोचता है यार क्या मैं कुछ करूँगा मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर वही चलता रहता है, तो ऐसा मानते हैं। ठीक है। यदि थॉट सिंटोनिक है, मैंने पहले बताया था सिंटोनिक है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो क्या है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आ जाता है, जो हम किससे जो उसको बिहेवियर थेरेपी दे करके सुधार सकते हैं। मैजिकल थिंकिंग और एम्बी टेंडेंसी, ये एक टर्म है, इसको हम पढ़ेंगे। मैजिकल थिंकिंग होती है वो सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। मैजिकल थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद सारी पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर का टाइप दिया था, उसमें आपको आंसर सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देना था, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वह सोचता है कि मेरे एक्शंस हैं, मेरे वर्ड्स हैं, उनमें एक बहुत अजीब सा पावर है। दैट इज़ मैजिकल थिंकिंग, मीन्स वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोलेगा वही हो जाएगा, ऐसा सब कुछ, दैट इज़ मैजिकल थिंकिंग। जो हो नहीं सकता उसको मानता है वो। और आपको ये ध्यान होना चाहिए, सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। अगला आता है एम्बी टेंडेंसी। एम्बी टेंडेंसी और एम्बीवेलेंसी, एम्बी टेंडेंसी ये दोनों टर्म में डिफरेंट है, वैसे सिमिलर है, वो बताऊंगा किस हिसाब से। एम्बी टेंडेंसी का मतलब है कि आपने कुछ उसको करने के लिए दिया और वो उसको ऐसे रहता है कि करूं कि नहीं करूं, तो थोड़ा काम करना शुरू करता है फिर पीछे हट जाता है। जैसे सपोज़ मैंने उसको आगे जाने के लिए बोला कि आप 5 कदम आगे जाके एक कोई पड़ा है कुछ चीज़, सपोज़ मैंने वहाँ पे कोई पेन रख दिया और मैंने बोला कि वो लेके आइए, तो वो 2 कदम आगे जाएगा, फिर 2 कदम वापस पीछे आ जाएगा। मीन्स वो चाहता है करूँ भी और नहीं भी करना चाहता, इसी में रहता है, तो वो दैट इज़ एम्बी टेंडेंसी। मीन्स नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट एन एक्शन, वो एक टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है, दैट इज़ एम्बी टेंडेंसी। अब एम्बीवेलेंसी, एम्बीवेलेंसी का एक थॉट प्रोसेस है जो उसके माइंड में चल रहा था। क्या चल रहा था, ये चल रहा था कि मैं इसको करूँ कि नहीं करूँ, तो वो थॉट प्रोसेस वो एम्बीवेलेंसी है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये टर्म पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखेंगे ओसीडी का ट्रीटमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।